नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्लैक रोक मालवेयर के बारे में। हाल ही में एक सिक्योरिटी फर्म ने अलर्ट किया है इस न्यू मालवेयर के बारे में जिसका नाम है ब्लैक रोक। मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये ट्रोजन मालवेयर है। ट्रोजन मालवेयर देखो वो मालवेयर होता है जो इस प्रकार से अपने आप को बदल लेता है कि दिखने में वो लेजिटिमेट एप्लीकेशन लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने कहीं से गूगल प्ले स्टोर से नहीं कहीं और से द हिंदू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। आपको लग रहा था कि ये द हिंदू की एप्लीकेशन है, बिल्कुल लेजिटिमेट, द हिंदू ने ही यहां पे इसे पब्लिश किया है। बट जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो वो एप्लीकेशन अपना काम स्टार्ट कर देती है, डेटा चुराना स्टार्ट कर देती है, या फिर आपसे फाइनेंशियल डिटेल्स मांगनी स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से वो एप्लीकेशन एक्चुअल में मालवेयर थी जो दिखने में लेजिटिमेट एप्लीकेशन थी, लेकिन लेजिटिमेट एप्लीकेशन वो थी नहीं। उसका काम आपसे पैसे ऐंठना था। तो ये जो ट्रोजन मालवेयर है जिसके बारे में सिक्योरिटी फर्म ने अलर्ट किया है, ये लेजिटिमेट एप्लीकेशंस की आड़ में आपके फ़ोन में आ जाएगा और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन में कोई जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करोगे, एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप में आपसे फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपको लगेगा कि जैसे आप सही में वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप पैसे दे रहे हो उन हैकर्स को जिनका ये मालवेयर है। ये ट्रोजन मालवेयर देखो जीरस मालवेयर के सोर्स कोड से डिराइव्ड है और ये जो जीरस मालवेयर है ये अपने आप में एक और मालवेयर से डिराइव्ड है जिसका नाम है लोकी बोट। नेक्स्ट आर्टिकल APT29 के बारे में है। ये देखो हैकर्स का एक ग्रुप है। दिखाने के लिए ये इंडिपेंडेंट काम करता है बट सेफली एज्यूम किया जा सकता है, मतलब इनफ डेटा मौजूद है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करता है। इसे कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है। अभी फिलहाल ये क्यों सुर्खियों में आया है? देखो दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं और इस हैकर्स के ग्रुप ने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्चर्स का डेटा चुराने की कोशिश की। ऐसा आरोप लगाया गया है ब्रिटेन, USA और कनाडा के द्वारा। वो साइंटिस्ट या फिर वो रिसर्चर्स जो वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं उनका डेटा चुराने की कोशिश की गई इस हैकर ग्रुप के द्वारा जो कि रशिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करता है। इस हैकर ग्रुप ने कस्टम मालवेयर का इस्तेमाल किया जिसका नाम है वेलमेस एंड वेलमेल। अक्सर इन मालवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस हैकर्स के ग्रुप के द्वारा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने के लिए। आप एक बात बताइए, मालवेयर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मालवेयर? मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे कंप्यूटर की वर्किंग को डिसरप्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए, या फिर दूसरे कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो हमने बात की APT29 के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो सिंपल है, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। देखो मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले 1992 में कंडक्ट होना स्टार्ट हुई थी। ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज के तौर पे कंडक्ट होना स्टार्ट हुई थी इंडिया और USA के बीच। इंडिया और USA की नेवी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन 2015 में जापान ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी समय से अब मांग चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। शुरू में देखो इंडिया के अपने कंसर्न्स थे, बट अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिनडेक्स नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है बायलेटरली। क्वाड में ये चारों देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA। तो इंडिया पे दबाव है कि ऑस्ट्रेलिया को भी अलाउ किया जाए मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया ने कहा है हम जल्द ही डिसीजन लेंगे इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है।
अगर अलाउ कर देता है इंडिया तो 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे इस मालाबार एक्सरसाइज में। काफ़ी अहम है क्योंकि ऑलरेडी ये 4 देश क्वाड में काम कर रही हैं, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है और इनडायरेक्टली चाइना को कंटेन करने के लिए। चलते हैं आगे। पिछले आर्टिकल में मंगोलिया की लोकेशन आप एक बार देख लीजिए। ये ऊपर रशिया है, नीचे चाइना, बीच में मंगोलिया है। लैंड लॉक कंट्री है मंगोलिया, यहाँ पे हमारा इंडिया है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कार्मेल और अराड के बारे में है। ये 2 नई इजरायली असोल्ट राइफल्स हैं, अराड और कार्मेल। इनको अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कार्मेल के बारे में पहले हम बात करें। ये मल्टीपर्पज़ मॉड्यूलर 5.56 × 45 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल है। कैलिबर का क्या मतलब होता है? कैलिबर देखो, जो ये गन का बोर होता है जहाँ से गोली निकलती है, उसके डायमीटर को कहा जाता है। कार्मेल जो ये असोल्ट राइफल है, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है ऑपरेशनल नीड्स के हिसाब से। जैसे अंडरकवर मिशन में इसका इस्तेमाल करना है, या फिर डाइवर्स पुलिस ऑपरेशन के लिए, वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इसके बाद अराड की बात करें, ये M4 टाइप असोल्ट राइफल है। इसे हर एक तरह के कॉम्बैट सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका कैलिबर भी चेंज किया जा सकता है। राइफल को इस प्रकार से कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि 2 अलग अलग कैलिबर के बुलेट्स को लॉन्च किया जा सके। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेयर 2 ड्रीम 2.0 के बारे में है। ये देखो, DRDO के द्वारा डॉक्टर कलाम की 5वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर लॉन्च किया गया है। ये एक ओपन चैलेंज है स्टार्टअप वालों को और इंडिविजुअल्स को। आप डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन लाइए। अगर आप लाते हो तो हम आपको इनाम देंगे। कितना? 10 लाख दिया जाएगा स्टार्टअप वालों को इनोवेशन लाने पर, और 5 लाख दिया जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरी में जो जीतेंगे, जिनकी इनोवेशन एक्सपर्ट कमेटी को पसंद आएगी। तो अगर यूपीएससी पूछ लें ये डेयर 2 ड्रीम 2.0 किसका है? DRDO का है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल राफेल के बारे में है। 5 राफेल फाइटर जेट्स अब इंडिया आ चुके हैं। ये राफेल फाइटर जेट्स हमने देखो फ्रांस की दसोल्ट एविएशन कंपनी से खरीदे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन जेट्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब होता है? देखो, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है बिल्कुल मॉडर्न, मतलब इनको बनाने में जो लेटेस्ट आइडियाज़ हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। जैसे देखो टेलीकॉम सेक्टर में 3G 4G 5G होता है, उसी प्रकार से एयरक्राफ्ट में भी जनरेशन होती है। जितनी बड़ी जनरेशन होगी उतना ही लेटेस्ट और मॉडर्न वो एयरक्राफ्ट होगा। वैसे देखो, राफेल फाइटर जेट का अभी कंपैरिजन किया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा चाइना के चेंगडू J-20 फाइटर जेट से। चाइना बोलता है कि हमारे जो ये फाइटर जेट हैं ये 5th जनरेशन के हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं चाइनीज़ माल है, चाइना झूठ बोलता है, इनके एयरक्राफ्ट इतने बढ़िया नहीं है, मतलब 5th जनरेशन वाले नहीं हैं। कल परसों ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है चाइना का, इसमें भी एक आर्टिकल छपा था जिसमें चाइना के ही किसी राइटर ने कहा था कि कुछ कमियां हैं चेंगडू J-20 में, तो ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है। बट हाँ, उस एक्सपर्ट ने इतना ज़रूर कहा था कि राफेल भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कायदे से 3 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो कहने का मतलब देखो ये है, जो दुश्मन देश हैं वो दूसरे के फाइटर जेट को कम ही आंकते हैं, वो अपने वाले को ज़्यादा बढ़िया बताते हैं और दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को बोलते हैं ये घटिया है, इसमें कम कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान के पास देखो सबसे जो मॉडर्न फाइटर जेट है वो है F-16, इन्होंने USA से खरीदा है और ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है। खैर, हम बात करें राफेल की, ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, ये सब चीज़ें हैं। पर्पज़ क्या है? काफ़ी पर्पजेज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ग्राउंड अटैक करने के लिए, सी अटैक करने के लिए, रेकी करने के लिए, मतलब इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए, हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक्स के लिए,
और इवन न्यूक्लियर वेपन्स को भी लॉन्च किया जा सकता है राफेल फाइटर जेट्स की सहायता से। ये कुछ मिसाइल्स के नाम हैं जो इक्विप किए जा सकते हैं इस फाइटर जेट पर। ये देखो हमारी मिसाइल्स नहीं हैं, ये फ्रांस की मिसाइल्स हैं, क्योंकि फ्रांस की कंपनी ने ये फाइटर जेट तैयार किया है, तो ये मिसाइल्स भी उन्हीं की हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से तैयार किया हुआ है इस फाइटर जेट को। तभी तो कुछ लोग बोलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स कि अभी टाइम लगेगा इंडियन इकोसिस्टम में एडोप्ट होने में इस फाइटर जेट को। हमारी जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल या फिर जितनी भी हमारी जो मिसाइल्स हैं, अग्नि अस्त्र, उनके साथ लेस होने में इस फाइटर जेट को अभी समय लगेगा। फिर भी एक बार इन मिसाइल्स के नाम आप देख लीजिए। स्कैल्प, ये एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, मतलब एयर से ग्राउंड पे टारगेट करने के लिए लॉन्च की जा सकती है। कैपेबिलिटी क्या है? लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल है ये, MICA। ये एयर टू एयर मिसाइल है। और क्लोज क्वार्टर डॉग फाइट्स है, जैसे देखो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो डॉग फाइट हुई थी, हवा में फाइट हुई थी, जिसके बाद नतीजा ये निकला हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे वो पाकिस्तान में क्रैश कर गया। तो इस प्रकार की डॉग फाइट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है MICA मिसाइल को। इसके बाद नेक्स्ट है हैमर। ये एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल है। इसको फ्रांस की एक कंपनी ने डेवलप किया है और बंकर्स को उड़ाने के लिए 70 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे लास्ट में है मीटियोर। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको डेवलप किया गया है यूरोपियन फर्म MBDA के द्वारा। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडो US पेसेक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? US नेवी का एक करियर स्ट्राइक ग्रुप जिसका नाम है USS निमिड्स। ये देखो साउथ चाइना सी से गुजर रहा था। आप ये मैप देखिए, यहाँ पर है साउथ चाइना सी और USA का करियर स्ट्राइक ग्रुप जिसका नाम है USS निमिड्स, ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ से गुजर रहा था और अंडमान सी के पास इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इस USS निमिड्स की। हमारी तरफ से कौन से नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया? शिवालिक, सह्याद्री, कामोटा और सबसे लास्ट में राणा। तो इससे पता लगता है इंडिया और USA के बीच जो कोऑपरेशन है डिफेंस के क्षेत्र में कितना बढ़ रहा है। हम बात करें निमिड्स की, ये US नेवी का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। कहा जाता है इस करियर स्ट्राइक ग्रुप में 100 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं वो खड़े हो सकते हैं एक साथ। ये एक्सरसाइज देखो ऐसे समय में कंडक्ट की गई है जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर टेंशन्स हैं और इस वजह से इंडियन ओशन रीजन में भी हाई अलर्ट है। इंडियन नेवी ने वैसे इस प्रकार की पैसेक्स एक्सरसाइजेज जैपनीज नेवी और फ्रेंच नेवी के साथ भी कंडक्ट की है पास्ट में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल माइन प्लोस ऑन T-90 टैंक्स के बारे में है। देखो माइन प्लो का काम क्या होता है, कई बार दुश्मन देश रास्ते में माइन बिछा देता है और जैसे ही टैंक उस माइन के ऊपर आते हैं टैंक उड़ जाते हैं, ब्लो कर जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए माइन प्लोस का सहारा लिया जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, टैंक के आगे इस प्रकार का ये माइन प्लो लगा होता है। ये रास्ते को साफ करता जाता है, मतलब कोई भी जो माइन अगर बिछी भी हो तो उसे उखाड़ फेंकता है ये माइन प्लो। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 557 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEML लिमिटेड के साथ, जिसे पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1512 माइन प्लोस परचेज करने के लिए। ये 1512 जो माइन प्लोस हैं T-90 टैंक्स के आगे लगाए जाएंगे। T-90 टैंक्स को अभी डिप्लॉय किया गया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर जब से टेंशन्स क्रिएट हुई हैं। ये रशियन ओरिजिन के टैंक्स हैं और अभी फिलहाल इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट तो बस यही इंफॉर्मेशन है। चलते हैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन BEML लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। देखो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
लेकिन बाद में कुछ हिस्सेदारी सरकार ने इसकी बेच दी। अभी 54% यानी 54% जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास है और बची हुई 46% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड एम्प्लॉइज, इन सब के पास है। समझ गए? 54% सरकार के पास और बाकी बची हुई 46% इन सब के पास है। कंपनी देखो मेनली 3 कैटेगरीज में ऑपरेट करती है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे डिफेंस और तीसरे नंबर पे रेल एंड मेट्रो। अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में है। छोटा नाम है नेट ग्रिड। क्यों न्यूज़ में आया है नेट ग्रिड? क्योंकि देखो नेट ग्रिड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ। अब नेट ग्रिड FIRs और स्टोलन व्हीकल्स का जो डेटाबेस है जो प्रिपेयर किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ये डेटाबेस भी एक्सेस किया जा सकेगा नेट ग्रिड के द्वारा। नेट ग्रिड का जो प्रोजेक्ट है ये देखो स्टार्ट हुआ था 2009 में। ये एक प्रकार से ऑनलाइन डेटाबेस है। कई सारी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सभी का डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और यही प्रोजेक्ट है नेट ग्रिड। और अभी जो MOU साइन हुआ है उसके अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी एक्सेस किया जाएगा नेट ग्रिड प्रोजेक्ट के द्वारा। और देखो खास बात ये है RTI लगा के आम नागरिक इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकता नेट ग्रिड से संबंधित, क्योंकि नेट ग्रिड को एग्जाम्पशन मिला हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। RTI एक्ट का जो सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत एग्जाम्पशन मिला है नेट ग्रिड को। अभी देखो 10 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, RO यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अलावा दूसरी एजेंसीज नेट ग्रिड के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट देखो कुछ एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज भी करते हैं नेट ग्रिड के प्रोजेक्ट को। उनका ये मानना है कि इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी का हनन हो सकता है इस नेट ग्रिड की सहायता से और कई इंडिविजुअल्स की बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन के लीक होने का भी खतरा है। अब लास्ट में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एजेंसी देखो क्राइम संबंधित डेटा को इकट्ठा करती है और उसे एनालाइज करती है। मतलब हमारे देश में इंडियन पिनल कोड के तहत जो मामले दर्ज होते हैं विभिन्न राज्यों में वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा और इकट्ठी करके उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट भी जारी की जाती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कि इस स्टेट में अपराध कम हो गए, इस स्टेट में ज़्यादा हो गए, मर्डर पिछले साल के अपेक्षाकृत कितने ज़्यादा हुए, कितने कम हुए, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ। ये सारी रिपोर्ट जारी की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और ये एजेंसी देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है। कब सेटअप किया गया था इसे? 1986 में। क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इससे देखो इन्वेस्टिगेटर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है। मान लीजिए किसी क्राइम से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं किसी अपराधी के, तो अगर देखो ये जो डेटाबेस मेंटेन किया जाता है क्राइम से संबंधित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, वहाँ पर अपराधियों के भी फिंगरप्रिंट्स स्टोर होते हैं। तो मैच करके देखे जा सकते हैं कि किसी क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो ऑलरेडी किसी अपराधी से मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल नए डिफेंस वेपन्स के खरीदने को लेकर अप्रूवल से संबंधित हैं। देखो अभी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स हैं। सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इस मीटिंग में काफ़ी सारे नई मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया गया। टोटल ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। इनमें से देखो ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के जो मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे वो इंडियन इंडस्ट्री से खरीदे जाएंगे। बाकी बचे हुए 9,000 करोड़ के मिसाइल्स और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे रशिया से। तो जो मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीदने जा रहे हैं उनके बारे में जल्दी से बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पिनाका एम्यूनिशन। पिनाका देखो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, आप तस्वीर देख सकते हो।
पहले इसकी रेंज कम हुआ करती थी 40 किलोमीटर, लेकिन समय के साथ इसे अपग्रेड कर दिया गया है। और पिछले साल आपको याद होगा दिसंबर 2019 में हमने डिस्कस किया था कि पिनाका की जो रेंज है बढ़ के 90 किलोमीटर तक हो गई है। एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन में पिनाका हमारा जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, उसकी सपोर्ट से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए एक्यूरेसी बढ़ गई है। इसके बाद अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल देखो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आप एक बात बताइए, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कौन सी होती हैं? देखो वो मिसाइल्स जिनकी रेंज 20 नॉटिकल माइल्स यानी 37 किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं, उन मिसाइल्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कह दिया जाता है। ये एयर टू एयर मिसाइल हैं। इनको फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। अगर देखो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्किलफुली मूव कर रहा है, मान लीजिए एयरक्राफ्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो भी इस मिसाइल के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जा सकता है। रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर। ये टारगेट की तरफ ऑलमोस्ट 5555 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती हैं। दिन में, रात में कभी भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, और इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और इवन पिनाका को भी डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ये स्वदेशी हैं। इसके बाद बात करें MiG-29 फाइटर जेट की। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जिनको डेवलप किया गया है सोवियत रशिया के द्वारा 1970s में। लेकिन अब हम जो खरीदेंगे वो हम अपग्रेडेड वर्जन को खरीदेंगे। जो 1970s में डेवलप हुआ था उस बेसिक वर्जन को नहीं खरीदेंगे। इसके बाद लास्ट में है Su-30 MKI। MKI की फुल फॉर्म क्या है? ये देखो कुछ रशियन नाम है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मतलब निकलता है मॉडर्न कॉमर्शियल इंडियन, ऐसा कुछ नाम निकलता है। इस फाइटर जेट के पास ऐसी स्किल्स हैं कि बहुत अच्छे से ये मूव कर सकता है इधर से उधर। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रशिया की सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन के द्वारा। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको हर एक वेदर में उड़ाया जा सकता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं इस एयरक्राफ्ट की सहायता से। अच्छा, आप एक बात बताओ, 2019 में यानी पिछले साल जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, उनमें कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे? उनमें देखो मिराज 2000 इन्वॉल्व थे। और जब पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ डॉग फाइट हुई थी हवा में, तो उस समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे? सुखोई 30 या फिर MiG-21? इनमें से कोई भी नहीं, वो उड़ा रहे थे उस समय MiG-21। लास्ट में अब हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की भी बात कर लेते हैं। ये देखो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस प्रोक्योरमेंट से संबंधित, डिफेंस पॉलिसी से संबंधित। जब 1999 में कारगिल वार हुआ था, तो उस समय एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कहा गया था, आप नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए रिकमेंडेशंस दीजिए। तो उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद ये काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी। इसको चेयर किया जाता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा। अभी राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पाइक मिसाइल्स के बारे में है। देखो, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। उसके बाद सरकार ने सर्विसेज को, जो हमारी सर्विसेज हैं नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनको इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दी थी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए। तो अब इंडियन आर्मी प्लान कर रही है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ज़्यादा खरीदी जाए इजराइल से। देखो, पिछले साल 240 स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल से खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था, और अब इंडियन आर्मी और ज़्यादा ऐसी मिसाइल्स इजराइल से खरीदना चाहती है। स्पाइक देखो एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब एक बार ऑपरेटर इस मिसाइल को लॉन्च कर देता है तो ट्रेजेक्ट्री को बाद में मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे डेवलप एंड डिज़ाइन किया गया है इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसे रात के समय, दिन के समय, दोनों समय लॉन्च किया जा सकता है।
इसे व्हीकल के ऊपर माउंट करके लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। और देखो ये मैन पोर्टेबल भी है, मतलब मैन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है और ज़मीन पर रखकर इस स्पाइक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है टैंक उड़ाने के लिए। एक और ख़ास बात, ये मिसाइल नॉन लाइन ऑफ साइट मोड से काम कर सकती है, मतलब जो ऑपरेटर निशाना लगा रहा है उसकी डायरेक्ट रेंज में टारगेट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये होता है, अगर मिसाइल लॉन्च करने वाला ऑपरेटर किसी प्रकार का कवर लेके भी टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है, निशाना लगाता है, तो वो ऐसा कर सकता है। टारगेट के डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होने की आवश्यकता नहीं है। रेंज कितनी है इस मिसाइल की? रेंज है 4 किलोमीटर। चलते हैं आगे। वैसे देखो आगे चलने से पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, इसी प्रकार की एक मिसाइल अभी DRDO भी डेवलप कर रहा है, मतलब काम चल रहा है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल के बीच और इजराइल की स्पाइक मिसाइल के बीच काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, बट ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे ड्राइव किया गया है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। इस मिसाइल के साथ काफ़ी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वार हेड होता है। इसके अलावा एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 75 साल पूरे हो चुके हैं ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट को। यह कंडक्ट हुआ था 16 जुलाई को। इसका इनफॉर्मल नेम द गैजेट भी है। क्या हुआ था इस टेस्ट में? पहली बार किसी न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट किया गया था। किसके द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था? US आर्मी के द्वारा 16 जुलाई 1945 को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट की गई थी वेपन्स के ऊपर, और इसी प्रोजेक्ट में पहले न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस किया गया। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड थी? US, UK और कनाडा के द्वारा। फिर से आते हैं इस ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट पर। कहाँ पर यह कंडक्ट हुआ था? ये देखो USA में कंडक्ट हुआ था। USA में न्यू मैक्सिको सोरोको से 56 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक डेजर्ट है, जर्नाडा डेल म्यूटो। यहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था। ये टेस्ट किनीथ बैनब्रिज के द्वारा प्लान और डायरेक्ट किया गया था। और एक्चुअली में देखो, ये जो टेस्ट था ये इम्प्लोजन डिज़ाइन प्लूटोनियम डिवाइस का टेस्ट था। बाद में 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर US ने जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम रखा गया था फैटमैन बॉम्ब। तो इस फैटमैन बॉम्ब में वही डिज़ाइन इस्तेमाल हुआ था जिसका टेस्ट हुआ था इस ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी ने तहरीक तालिबान के लीडर नूर वली मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है। ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट का नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नाम में 1267 कमेटी इसलिए है क्योंकि जिस रेजोल्यूशन की सहायता से ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी उस रेजोल्यूशन का नंबर 1267 था। तो रेजोल्यूशन से जो कमेटी बनी उसके नाम में भी 1267 आ गया, UNSC 1267 कमेटी। इसे अल कायदा और तालिबान सैंक्शंस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। कमेटी में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 15 मेंबर्स होते हैं और डिसीजन जो लिया जाता है वो सर्वसहमति के आधार पर लिया जाता है। मैंडेट क्या है इस कमेटी का? मैंडेट ये है जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इन संगठनों पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करना। इसके अलावा रेजोल्यूशन के क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ को ग्लोबल टेररिस्ट या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करना। जैसे देखो, अभी यही कंटेक्स्ट है
ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो लीडर है नूर वली महसूद, इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है। तो ये एक काम है UNSC 1267 कमेटी का। जब देखो किसी इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट में डाल दिया जाता है तो विभिन्न देश टारगेटेड ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स की एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं। जो डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ट्रैवलिंग पर बैन लगा दिया जाता है। इसके साथ साथ उन इंडिविजुअल्स यानी जो डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक वेपन्स, टेक्नोलॉजी या फिर दूसरी एड की सप्लाई को रोका जाता है। तो ये हमने बात की UNSC 1267 कमेटी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, लोन वॉल्फ अटैक्स। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली किसी इंडिविजुअल ने लोन वॉल्फ अटैक कैरी आउट किया था लंदन में। लोन वॉल्फ अटैक क्या होता है? देखिए, लोन वॉल्फ अटैक मतलब जो सिंगल परपिट्रेटर्स होते हैं जिसको कुछ समझ नहीं आता है कि इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इस तरह के लोग दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं। ये कोई सेल भी हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। देखिए, सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब 4-5 लोग यहाँ मिलकर इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। यहाँ पर इनको किसी से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता, कोई इनको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते। आप देखते हो टेररिस्ट वगैरह क्या होते हैं, इनको स्पॉन्सर किया जाता है, इनको डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई या कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये लोग को सपोर्ट करती है टेररिस्ट को। यहाँ पे वॉल्फ अटैक में, लोन वॉल्फ अटैक में ऐसा नहीं होगा, इनको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई ग्रुप का। लेकिन ये इंडिविजुअल क्या करेंगे? प्लानिंग भी करेंगे, प्रिपेयर भी होंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे अटैक्स। देखिए, ये होता कैसा है? इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाएगी, या मैं बताऊं आपको तो ब्रेन वॉश किया जाएगा। ये ब्रेन वॉश कैसा होगा? वायलेंट मीडिया के जो इमेजेस हैं वो देखने की वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वे में रिएक्ट करेंगे। इंसेंडायरी बुक्स, मैनिफेस्टोस और इवन समटाइम्स फतवास, ये क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें इन लोग को प्रोवोक करते हैं, इस तरह से भड़काते हैं कि ये लोग अपने आप में कुछ सोच डेवलप कर लेना और भड़क जाना और वायलेंस का सहारा लेते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर हमला कर देना, उसको ही कहते हैं लोन वॉल्फ अटैक। धमकाने से स्टार्ट होते हैं और इन लोग का रेंज काफ़ी वास्ट हो जाता है, काफ़ी ह्यूज हो जाता है। जैसा कि इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग कर देना, बेधड़क किसी के ऊपर गोली चला देना, या अपनी व्हीकल किसी के ऊपर ले दे मारना। कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, बस अपना व्हीकल लिए और ले दे मारे और स्टैप कर देना, किसी को चलते चलते भोग देना और अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना देना, बॉम्ब ले लेकर कहीं भी ग्रुप्स में, मॉल्स में चले जाना। लोन वॉल्फ टेरर अटैक्स अभी ग्रेव थ्रेट बन गए हैं, खतरनाक थ्रेट बने हुआ है ये इन लोग का। जैसा कि रिसेंटली न्यूजीलैंड में जो हुआ था, न्यूजीलैंड में क्या हुआ था? सेम एक बंदा इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग कर रहा था एक मस्जिद में जाकर। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो वॉल्फ अटैक्स होते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं, लॉन्ग टर्म डेटा ये बता रहा है कि जो लोन वॉल्फ अटैक का प्रोपोर्शन है वो बढ़ ही जा रहा है। मिड 1970s में ये करीब 5% के आसपास था और बाद में 2014-18 में ये 70% हो गया है। आप देख रहे हो किस तरह से ग्राफ बढ़ी जा रहा है। 1970s में समवेयर अराउंड 5% था, अभी क्या हो गया है? अभी डायरेक्टली 70% बता रहे हैं। तो लोन वॉल्फ की अटैक की जो तादाद है वो बढ़ी जा रही है, प्रोपोर्शन बढ़ा ही जा रहा है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।